बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को अभी 1 माह हुआ था कि मेरी सास ने मुझे तरह तरह के नुस्खे खिलाना शुरू किए कि मैं जल्दी से हामला हो जाऊं। मेरे शौहर जैसे ही घर से बाहर जाते वो मुझे एक दाई के पास छोड़ आते जो मेरे सर में तेल की मालिश करती और उसके बाद पता ही न चलता और मुझे नींद आ जाती और मेरी सास वहाँ से चली जाती। लेकिन जब आँख खुलती तो शाम हो चुकी होती और मुझे खुद से बहुत प्यारी खुशबू आती जो मुझे बहुत खुशगवार बना देती। और शाम को सास घर ले जाती और कहती जल्दी से कपड़े बदल दो, तुम्हारा शौहर ये कपड़े न देखे। मुझे बड़ी हैरत होती कि ऐसा तो कुछ भी नहीं इन कपड़ों में। एक रोज़ सास के कहने पर भी मैंने कपड़े नहीं बदले, लेकिन जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे देखा तो मेरा नाम फारिया है, मेरा ताल्लुक नारोवाल से है। हम 3 बहन भाई थे, मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अब्बा एक कारखाने में नौकरी करते थे, मगर अब्बा बहुत सख्त तबीयत के थे। जब अब्बा घर होते तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि कोई ऊंची आवाज़ में बात कर जाए। मेरा तो ये हाल था कि अब्बा की आवाज़ सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगती थी। अम्मा ने कहा कि इतना डर भी अच्छा नहीं होता, वो बाप है तुम्हारा, इतना क्यों डरती हो। तो मैंने अम्मा को कहा कि याद करें इस दिन क्या हुआ था जब हम एक दिन सेहन में खेल रहे थे। मैं और भाई किसी बात पर बहस कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला कब अब्बा घर आ गए और मेरी और भाई की खूब क्लास ली और कहा कि तुम्हें इतना भी एहसास है कि तुम्हारी आवाज़ बाहर आता जाता हर कोई सुन रहा है और तुम दोनों उछलते फिर रहे हो। इस दिन अब्बा ने मुझे और भाई को इस गूंजदार आवाज़ में डांटा कि मैं अब्बा के गुस्से से इतना डर गई कि चलकर कमरे तक भी नहीं आ पा रहे थे और भाई मुझे बड़ी मुश्किल से बाजू से पकड़कर अंदर लाया था। तो अम्मा ने कहा कि हाँ याद है मुझे, मैं कोशिश तो करती हूँ कि तुम्हारे अब्बा का रवैया कुछ नरम हो। मैंने कहा अम्मा ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमारे अब्बा भी दूसरे बच्चों की अब्बा की तरह नरम हो जाएं। मैं अब्बा के साथ कॉलेज आया जाया करूं। अम्मा पता है मेरे कॉलेज में सभी लड़कियों के बाबा उनको छोड़ने और लेने आते हैं। तब मुझे भी ख्वाहिश होती है कि काश मेरे अब्बा भी कभी मुझे लेने आएंगे। तो अम्मा ने कहा कि क्यों अपने अब्बा की वजह से अपना दिल जलाती हो, तुम्हारे भाई हैं ना, जहाँ कहती हो ले जाते हैं। तो मैंने कुछ भी कहे बिना एक लंबा सांस लेकर सर अम्मा के कंधे पर रख लिया। फिर एक दिन अब्बा ने बड़े भाई का रिश्ता अपने ख़ानदान में तय कर दिया और घर आकर कहा कि मैं ताहिर की बात पक्की कराया हूँ। अगले महीने की 25 तारीख दी है लड़की वालों ने। अब्बा की बात सुनकर अम्मा ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि मुझे भी लड़की दिखाना गवारा नहीं की। मेरा बेटा है, मेरा इतना भी हक नहीं है क्या मैं खुद जाकर अपनी होने वाली बहू को देख सकूं। तो अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे का दुश्मन नहीं हूँ, ताहिर मेरे साथ था। एक दिन मैं उसे लेकर गया था, उसे लड़की की तस्वीर दिखा दी थी। तो ताहिर भाई झिझकते हुए बोले, मगर अब्बा आपने ये तो नहीं कहा था कि मेरी शादी आप इतनी जल्दी कर देंगे। अब्बा ने कहा कि मैंने जितना बताना था बता दिया है, अब मज़ीद किसी की नहीं सुनूंगा। शादी इसी तारीख को होगी जो तय हुई है। अब्बा इतना कहकर कमरे में चले गए और हम सब अम्मा की तरफ देखने लगे कि अब क्या होगा। तो अम्मा ने कहा कि तुम सब अपने अब्बा की तबीयत से बाखूबी वाकिफ़ हो, इसलिए अब शादी की तैयारी करने के सिवा और कोई हल नहीं। तो मैंने कहा अम्मा अब्बा ऐसे कैसे शादी तय कराई भाई की, भाई ने तो इस लड़की की तस्वीर ही देखी है, इसको सामने से तो नहीं देखा ना। ताहिर भाई मजलूम बने बैठे थे। जब ताहिर भाई से छोटे असद भाई बोले, अब क्या हो सकता है भाई, बस तैयारी करो और भाभी को घर लेकर आते हैं। तो ताहिर भाई ने कहा तुम अपनी खैर मनाओ, मुझे तो अब्बा ने फिर भी लड़की की तस्वीर दिखा दी थी, तुझे तो सीधा निकाह का इंतज़ाम करके सामने बिठा कर कहेंगे बोलो कबूल है, और तुम इस वक्त कुछ नहीं कर पाओगे। ताहिर भाई की बात सुनकर असद भाई चौंक गए और कानों को हाथ लगाने लगे कि भाई बस करो, ऐसी बद्दुआ तो ना दो, अल्लाह ना करे कभी मेरे साथ ऐसा हो। मेरे तो बहुत से ख्वाब हैं कि मैं लड़की खुद पसंद करूंगा अपने लिए और कैसे भी करके अब्बा को मना लूँगा। दोनों भाई अपनी बातों में मसरूफ़ थे और मैं सोच रही थी कि ये तो लड़के हैं, फिर भी अब्बा इतनी सख्ती कर रहे हैं और मैं तो हूँ भी डरपोक सी।
अब्बा की आहट से भी कांप जाती हूँ तो कुछ कहने की हिम्मत तो कभी कर ही नहीं सकूंगी। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो उस वक्त अम्मा ने कहा कि किस सोच में गुम हो, चलो चल के रात के खाने की तैयारी करें। और मैं सोचने लगी कि मैं अभी से क्यों परेशान हो रही हूँ और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि या अल्लाह मेरे नसीब अच्छे करना। अल्लाह जी आप तो जानते हैं ना मैं बहुत कमज़ोर और डरपोक हूँ, अब्बा के आगे कुछ भी नहीं कह सकती। प्लीज़ मेरे लिए सब अच्छा हो। मुझे इस तरह देखकर अम्मा ने कहा कहाँ खो गई हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अपने लिए दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। तो अम्मा ने कहा कि तुम परेशान न हुआ करो, अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करेगा इंशाल्लाह। और फिर मैं और अम्मा खाना बनाने लग गईं। रात को खाना खाते हुए अब्बा ने दोबारा से फिर भाई से और अम्मा से कहा कि अब सुबह से ही शादी की तैयारी शुरू कर दो। मैंने अम्मा से कहा था कि अब्बा से इजाज़त लेकर दें कि हम भाई की शादी की खुशी में ढोलकी रख लें। तो अम्मा ने अब्बा से खाना खाते हुए पूछा तो अब्बा ने फ़ौरन मना कर दिया कि ऐसी कोई फजूल रस्म नहीं होगी और अब्बा उठकर चले गए। भाई की शादी है और हम घर में कोई रस्म भी नहीं कर सकते। तो भाई ने कहा कि अम्मा फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप अब्बा से बात करेंगी ना? तो अम्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, बस रवायती बीवियों की तरह चुपचाप हुक्म मान सकती हूँ। और मैं उठकर कमरे में चली गई। मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था और अब मैं नौकरी करना चाहती थी, मगर अब्बा से इजाज़त लेनी थी। भाई से कहा कि आप बात करें, शायद आपकी शादी की खुशी में अब्बा मुझे नौकरी की इजाज़त दे दें। तो भाई ने कहा कि कोशिश करूँगा कि अब्बा को मना सकूँ। तो उस वक्त अब्बा भी आ गए और मैं उठकर चाय बनाने चली गई और भाई को इशारे से कहा कि बात करो। तो इससे पहले कि भाई बात करते, अब्बा शादी की तैयारियों के बारे में पूछने लगे और भाई बात ना कर सके। और फिर भाई की शादी का दिन भी आ गया और जब लड़की वालों के घर में पहुंचे तो देखकर बहुत खुशी हुई कि वो लोग हमारी तरह नहीं बल्कि बहुत खुले दिल के हैं। लड़की वालों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, सब लोग बहुत अच्छे थे। फिर अम्मा ने मुझे कहा कि अपने भाई असद से कहो गाड़ी में कुछ चीज़ें रह गई हैं वो निकाल कर दे दे। मैं भाई की तरफ जा रही थी जब किसी से बुरी तरह टकराई थी और उससे मेरी अच्छी खासी बहस हो गई। वो बहुत अजीब आदमी था, गलती तो शायद मेरी थी, मगर उसने मेरा लड़की होने का भी लिहाज नहीं किया और बातें सुनाने लगा कि मोहतरमा देख कर नहीं चला जाता आपसे, जो इस तरह आंधी की सूरत टकरा गई मुझसे। तो मैंने कहा अगर मैंने नहीं देखा था तो आप देख कर चलते ना, मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? तो उस वक्त भाई आ गए और मुझे इस तरह झगड़ते देखकर भाई ने कहा क्या हो गया है फारिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इससे पहले कि मैं कुछ बताती भाई को, उस लड़के ने भाई से कहा कि अपनी बहन को किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं, मुझे इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। और ये कहकर वो चला गया। भाई ने कहा क्या हो गया है फारिया, कहाँ तुम कुछ बोलती नहीं और आज उसको इतनी सुना दी जो तुम्हारी दिमागी हालत का शुबा हुआ उससे। तो मैंने कहा भाई मेरा कसूर नहीं है, वो पहले मुझसे टकराया था। तो भाई ने कहा हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ मेरी बहन झूठ नहीं बोलती और ये भी जानता हूँ कि औरतें अपनी गलती कहाँ मानती हैं। और भाई हंसने लगे। तो तब मुझे भी याद आया कि मुझे तो अम्मा ने कुछ सामान लेने भेजा था और भाई से कहा कि जल्दी से सामान निकाल दें, पहले इस फजूल आदमी की वजह से इतनी देर हो गई। और मैं अम्मा के पास आ गई। फिर शादी की रस्में हुई और मुझे बहुत मज़ा आया। अब्बा ने घर पर तो हमें कोई रस्म करने ही नहीं दी, मगर लड़की वालों को अब्बा इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने सब रस्में की। और फिर हम रात गए भाभी को लेकर घर आ गए। सब बहुत थक चुके थे और मैं तो आते ही सो गई। सुबह अम्मा ने फिर टाइम से उठा दिया कि आज भाई का वलीमा है इसलिए टाइम नहीं है। मैं जल्दी जल्दी सबके कपड़े प्रेस करने लगी और फिर भाभी को देखने गई। भाभी बहुत अच्छी थी। हम सब वलीमे की तकरीब में पहुंच गए और फिर से वहां उसी लड़के से मेरा सामना हो गया। वो भाई के ससुराल की तरफ से था शायद। मैं उसे इग्नोर करती हुई आगे अम्मा की तरफ जाने लगी जब उसने कहा कि अरे फारिया आप चले, अच्छा हुआ आपसे दोबारा मुलाकात हो गई। दरअसल उस दिन का हिसाब रहता है, मैं भूला नहीं, सोचा आपको इत्ला दे दूं। तो मैंने हैरत से उसे देखा और कहा आप समझते क्या हैं खुद को? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मेरे दुश्मन बन गए हैं। तो उसने कहा कि लगता है आपके भाई ने मेरी डॉक्टर वाली बात को सीरियस नहीं लिया। और वो ये कहकर हंसते हुए वहाँ से चला गया
और मैं अम्मा की आवाज़ पर उनकी तरफ चली गई और घर आकर मैं यही सोचती रही कि मैंने ऐसा क्या कहा था जो वो मुझसे बदला लेगा। मैंने सोचा कि पता नहीं वो लड़का कौन था और उसकी वजह से मैं सारी रात इसी टेंशन में रही कि अब्बा कम थे मेरा खून जलाने के लिए, जो एक और खून जलाने वाले आदमी से मेरा सामना हो गया। और मैं खुद को मलामत करने लगी कि काश मेरा उससे दोबारा सामना ना हुआ होता और वो मुझे धमकी ना देता और मेरे लिए नई टेंशन तो ना बनती। सुबह उठी तो अम्मा ने मुझे इस तरह परेशान देखकर कहा कि फारिया क्या बात है, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा जी बस सर दर्द है और तो कुछ नहीं। अम्मा ने कहा तुम कमरे में चलो, तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, नाश्ता करके फिर सर दर्द की दवा खाकर सो जाना। तो मैं कमरे में चली गई, नाश्ता करके फिर से सो गई। जब आंख खुली तो पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई थी। जल्दी से कमरे से बाहर आई तो अब्बा घर पर नहीं थे। अम्मा, भाई और भाभी सामने बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी जाकर उनके साथ बैठ गई। भाभी ने कहा फारिया अब कैसी तबीयत है, सर दर्द कुछ बेहतर हुआ? तो मैंने कहा जी अब तो ठीक है। मैंने भाई से कहा कि आप अपना वादा भूल गए। तो भाई ने कहा कौन सा वादा? तो मैंने कहा जाएं भाई, मैं आपसे नहीं बात करती, आप तो अभी से मेरी बात को भूलने लगे। तो भाई ने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे याद है तुमने अब्बा से नौकरी की बात करने का कहा था। तुम फिक्र न करो, मैं अब्बा से बात करूंगा और आज ही बात होगी। अब्बा कारखाने से आते हैं तो करते हैं बात। और कुछ दिन बाद भाभी की खीर पकाई की रस्म थी। मैं भी भाभी की मदद करवा रही थी। भाई काम से वापस आए तो सीधे किचन में आ गए और खीर का पूछने लगे। भाभी ने कहा अब फ्रेश हो जाएं, खीर तैयार है। और फिर मैंने सबके लिए खीर निकाली और अब्बा ने भाभी को पहली रसोई का इनाम 2000 रुपये दिए और हम सब खुश थे। अब्बा ने भाभी को खीर पकाने पर पैसे दिए। मैं और असद भाई हैरान होकर भाभी को देखने लगे तो वो नर्वस होती बैठ गईं और पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम दोनों ऐसे मुझे देख रहे हो। तो मैंने कहा भाभी हम इसलिए हैरान हैं कि अब्बा ने कभी हमें पास होने पर भी इनाम नहीं दिया और आपको खीर पकाने पर इनाम, वाह क्या बात है। इसी वक्त असद भाई ने कहा कि भाभी अल्लाह का शुक्र है आप खूबसूरत हैं और इतनी अच्छी भी, वरना अब्बा ने जैसे अचानक हम सबको ताहिर भाई की शादी का फैसला सुनाया था, हमें था कि पता नहीं आप कैसी होंगी। और इसी बात पर हमने भाई की खूब क्लास ली थी। असद भाई बता रहे थे और ताहिर भाई ने पास पड़ा तकिया उठाकर असद भाई को मारा और हम सब हंसने लगे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और एक दिन अब्बा ने भाई की शादी की तरह मेरा रिश्ता भी मुझे बताए बिना और पूछे बिना तय कर दिया और मैं पत्थर बनी अम्मा को देख रही थी। अब्बा बता रहे थे कि लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है और फैमिली भी छोटी सी है, बस माँ और बेटा है। तो असद भाई ने कहा कि अब्बा हमारी एक ही बहन है, ऐसे कैसे हम किसी से भी इसका रिश्ता कर देंगे। तो अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम नहीं, मैंने ऐसे ही रिश्ता नहीं कर दिया। मुझसे ताहिर के ससुराल वालों ने बात की थी, वो लड़का ताहिर के ससुराल वालों का रिश्तेदार है, इसलिए फिक्र की बात नहीं है। और मैं फौरन भाभी के कमरे में गई और उनसे पूछा कि आपको तो पता होगा कौन है, अब्बा किससे मेरी शादी कर रहे हैं। तो भाभी ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा भाभी आप अब्बा से कहें मुझे शादी नहीं करनी अभी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, आप बात करें ना, अब्बा आपकी बात नहीं टालेंगे। तो तभी कमरे में भाई आ गए। मैंने भाई से कहा आप जानते हैं ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे कुछ करना है। भाई आप जानते हैं ना कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो भाई ने कहा कि फारिया तुम हम सबको बहुत अजीज़ हो, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई अजीज़ नहीं, मगर अब्बा के फैसले के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और रहा सवाल तुम्हारी नौकरी करने का, तो मैंने अभी बात की है अब्बा से, उन्होंने कहा है कि जो भी करना है अपने ससुराल जाकर करना। मेरी जिससे शादी हो रही थी मैंने उसे देखा तक नहीं था और शादी कर रही थी, पता नहीं कैसा है और क्या करता है। मैं अब्बा से बहुत खफा थी कि अब्बा ने भाई को तो भाभी की तस्वीर दिखा दी थी और मुझे तो इस लायक भी नहीं समझा। और भाई और अम्मा ने मुझे इस तरह खामोश देखकर कहा कि तुम परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और मैं इसी सोच में थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैं निगाहें झुकाए बैठी थी।
جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم نے جو اس دن میرے ساتھ سلوک کیا تھا میں اس کا حساب ضرور لوں گا، اور دیکھو آج حساب برابر ہو گیا۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تو فوراً گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جس سے بھائی کی شادی پر بحث ہو گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کرنے کی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ تم ہو تو میں مر جاتی مگر تم سے شادی نہ کرتی۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا جو آپ نے مجھ سے اس چھوٹی سی بات کا بدلہ لینے کے لیے شادی کر ڈالی؟ تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بیٹھیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ ابھی مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، یہ سب جب میرے بھائیوں کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ اس دن بھی تم نے میری ایک نہیں سنی تھی اور مجھے قصوروار ٹھہرایا تھا، اور آج بھی تم وہی کر رہی ہو۔ پہلے میری پوری بات تو سن لو، پھر تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ اور میں پھر خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا پہلی نظر میں ہی تمہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور خود سے عہد کیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ میں نے اس کی بات سن کر اس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھ سے شادی محبت کی وجہ سے کی ہے، جبکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا بدتمیزی کا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں پسند تھی اس لیے شادی کی۔ تو شہریار جو کہ اب میرے شوہر بن چکے تھے انہوں نے کہا کہ ارے پاگل لڑکی، اتنا تو سوچا ہوتا کہ میری کون سی تم سے جنگ ہوئی تھی یا ہماری کوئی خاندانی دشمنی تھی جو میں تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کرتا، کہ ہماری تو صرف نوک جھونک ہوئی تھی، اور وہ جو تمہارے بھائی کے ولیمے پر کہا تھا میں نے وہ تو مذاق میں کہا تھا، اسی لیے میں مسکرایا تھا۔ شہریار کی باتیں سن کر میں خود کو کوسنے لگی کہ میں کتنی کم عقل ہوں جو یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں سکی۔ بس ذہن میں یہی تھا کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے، اور پھر میں نے شہریار سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے کیونکہ تم میری وجہ سے اتنے دنوں سے ٹینشن میں رہی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں معافی کے لیے تو جائیں، آپ بھی کیا یاد کریں گے۔ میں نے دل سے آپ کو معاف کیا اور دل سے قبول بھی۔ میری بات سن کر شہریار بھی مسکرا دیے اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا اور پیار کرنے والا ہم سفر دیا۔ میں بہت خوش تھی، اور جب اماں اور بھائیوں سے ملنے گئی تو مجھے اس قدر خوش دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے، اور میں آج پہلی بار ڈرے بنا ابا کے گلے لگی تھی۔ ابا نے بھی پیار سے مجھے دیکھا تھا اور میں سمجھنے لگی کہ میری زندگی کی ساری محرومیاں اب دور ہو گئی ہیں، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ لوگ نفرت میں رشتوں کو بھی داؤ پر لگانے سے نہیں ڈریں گے۔ ہم پھر گھر واپس آ گئے۔ شہریار کی امی بھی بہت اچھی تھیں مگر ان کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ میری ساس نے مجھے طرح طرح کے نسخے کھلانا شروع کیے کہ میں جلدی سے حاملہ ہو جاؤں۔ میرے شوہر جیسے ہی گھر سے باہر جاتے وہ مجھے ایک دائی کے پاس چھوڑ آتی جو میرے سر پر تیل کی مالش کرتی، اور اس کے بعد پتہ ہی نہ چلتا اور مجھے نیند آ جاتی اور میری ساس وہاں سے چلی جاتی۔ لیکن جب آنکھ کھلتی تو شام ہو چکی ہوتی اور مجھے خود سے بہت پیاری خوشبو آتی جو مجھے بہت خوشگوار بنا دیتی، اور شام کو ساس گھر لے جاتی اور کہتی جلدی سے یہ کپڑے بدل دو، تمہارا شوہر یہ کپڑے نہ دیکھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ان کپڑوں میں۔ میں ایک روز ساس کے کہنے پر بھی میں نے کپڑے نہیں بدلے، لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو ان کی جان نکل گئی، کیونکہ میں اس وقت جس حلیے میں تھی وہ کسی قدر مناسب نہیں تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کیا کمی تھی میرے پیار میں جو تمہیں یہ راہ اپنانی پڑی؟ میں بڑا حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے نہ سمجھی سے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تمہارے کپڑے صاف اس بات کا ثبوت ہے کہ تم کہیں اور سے منہ مار کر آ رہی ہو۔ کوئی غیرت مند مرد ہوتا تو تمہیں مار ڈالتا، لیکن یہ میں ہوں جس کو تم سے پیار ہے اور تم زندہ بچ گئی ہو۔ یہ سب جان کر میری روح لرز گئی اور میں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس کی گواہ آپ کی امی ہے۔ یہ سن کر شہریار کا ماتھا ٹھنکا اور کہا کہ اس میں میری امی کہاں سے آ گئیں؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ ان کی امی
कैसे रोज मुझे लेकर जाती थी। अगले दिन शहरयार काम पर नहीं गए बल्कि घर के पास ही भेस बदल कर घूमते रहे और शाम के वक्त सास ने मुझे चलने का कहा तो वो भी चल दिए। वहाँ रोज की तरह सब हुआ। मैं तेल लगवाने के बाद होश से बेगाना हो गई और तब शहरयार ने मर्दों को घर में दाखिल होते देखा तो उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दी। उनका एक दोस्त पुलिस में था जिससे वो सब बता चुके थे। वो तैयार था। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ गई और सबको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वो लोग मुझे भी होश में ले आए थे और सास का गुनाह भी सब जान गए थे। तब सास से पूछा कि वो ये सब क्यों करती थी और वो बताने लगी कि शहरयार लोग 4 भाई हैं। वो इन चारों को अलग अलग कर चुकी थी। इन सब की बीवियों को दिन के अलग अलग वक्त पर वो यहाँ लाती थी और ऐसे ही तेल के बहाने बेहोश करके वो इनका धंधा चलाती थी और पैसे बटोरती थी। असल में वो शहरयार लोगों की माँ नहीं थी बल्कि इनकी पुप्पो थी जिसकी शादी शहरयार के मामू से हुई थी, लेकिन औलाद न होने की वजह से तलाक हो गई। तब उसने उनके घर रहना शुरू कर दिया और शहरयार के वालिदैन की वफात के बाद वो इन बच्चों को पालने लगी। लेकिन उसके दिल में अब भी भाभी के लिए नफरत थी, इसलिए उसने इन बच्चों को अलग अलग रखा और ये घनौना खेल खेला ताकि इनका घर भी न बच सके। पुलिस मेरी सास को ले जा चुकी थी और चारों भाई इस दिन इकट्ठे हो गए थे और सब मिलकर रो रहे थे और आज हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।